गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कौशल चौधरी, गुड इवनिंग बेटा। इतने लंबे लंबे मैसेज डाल रहे हो गुड इवनिंग के, हो गया गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें आज का सेशन। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ द टैबलेट्स। ठीक है, टैबलेट को बनाने के लिए कौन कौन से तरह के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स में अगर हम लोग बात करें तो एक तो था एपीआई, और एपीआई के साथ में ढेर सारे एडिटिव्स एजेंट और जिनको हम लोग एक्सेपिएंट्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे पिक पे भी देख पा रहे होंगे कि मेडिकामेंट एडिटिव्स और जाके फाइनली हमारा क्या बन पाएगा, टैबलेट बन पाएगा। और इसी इंग्रेडिएंट्स के एक्सेपिएंट्स की हम लोगों ने तीन कैटेगरी डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी थी हमारा ग्रुप 1, और दूसरा था ग्रुप 2, और तीसरा था हमारा ग्रुप 3। ग्रुप 1 में हमारे सारे मेन इंग्रेडिएंट्स थे, जिसमें डायलुएंट था, ग्रेनुलेटिंग एजेंट थे, बाइंडर था, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट था, लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट, एंटी एजेंट। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी भी करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो दूसरा हमारा जो इंग्रेडिएंट्स था, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो एडिटिव्स फिजिकल प्रॉपर्टी को एड ऑन करते हैं, जैसे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और साथ ही साथ में स्वीटनिंग एजेंट। और ग्रुप थर्ड जो था, ऐसे एजेंट थे, ऐसे पॉलीमर्स थे जो कहीं ना कहीं टैबलेट के सॉल्युबिलिटी को रिटार्ड करने का काम करते थे, और टैबलेट का जो हमारा जो डिसइंटीग्रेशन टाइम था उनको और ज्यादा इंक्रीज करने का काम करते थे। जैसे इंटेरिक पॉलीमर अगर हम लोगों ने ऐड कर दिया तो इंटेरिक पॉलीमर वाले जो टैबलेट होते थे स्टोमक में जाके डिसइंटीग्रेट ना होकर इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होते थे। इनके बारे में मैंने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है, बताया हुआ भी है। अब हम लोगों ने पहला जो एक्सेपिएंट्स हम लोगों ने स्टडी किया था तो वो था डायलुएंट्स। डायलुएंट्स में चार तरह की कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है शुगर बेस वाले, दूसरा था पॉलीसेकेराइड, तीसरा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और चौथे थे हमारे मिसलेनियस कंपाउंड, है ना। तो टोटल ये चार तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको डायलुएंट्स की कैटेगरी में रखा गया हुआ है। डायलुएंट्स हम लोग ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि बल्क को इंक्रीज करते हैं। डायलुएंट आर द फिलर्स। फिलर्स मतलब जो कि बल्क को इंक्रीज करेगा, जो फिलिंग करने का काम करेगा, अमाउंट को इंक्रीज कराने का काम करता है। और मैंने एक चीज बताई थी, किंग ऑफ डायलुएंट जो है हम लोग बोलते हैं लैक्टोज को। और लैक्टोज जो है एक रिड्यूसिंग शुगर है, और उस रिड्यूसिंग शुगर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है वो है मेलार्ड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमने लैक्टोज एज ए डाइल्यूएंट के रूप में लिया, अल्कलाइन लुब्रिकेंट लिया, तो ऐसे कंडीशन, और एमिनो कंटेनिंग ड्रग है, ऐसे कंडीशन में वहां पे फ्यूरल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, टैबलेट का डिस्कलरेशन हो जाता है, और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग मेलार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं, है ना। तो लैक्टोज की तीन कैटेगरी थी, अल्फा, बीटा और एस्प्रेड्राइड। अल्फा और एस्प्रेड्राइड जो है मेलार्ड रिएक्शन देंगे, बीटा जो है हमारा मेलार्ड रिएक्शन नहीं देता है। इस कैटेगरी में सुक्रोज भी है, डीएनएस, डुपैग, नुटैब और सुकरटैब। इसमें हमारा स्टार्च भी है, डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च और हाइड्रोलाइज स्टार्च। इसमें माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज भी है, और भी ऐसे कई सारे कंपाउंड्स हैं जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया था। मेलार्ड रिएक्शन को पढ़ने से पहले लैक्टोज के बारे में जरूर से पढ़िए कि लैक्टोज को किंग ऑफ डाइल्यूएंट्स क्यों बोला जाता है। लैक्टोज को किंग ऑफ डाइल्यूएंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही अच्छी है, हाईली वाटर सोल्युबल है, और साथ ही साथ ये नॉन टॉक्सिक होगा, नॉन सेंसिटिव होगा, नॉन इरिटेंट होगा और नॉन इम्यूनोजेनिक है। इसीलिए लैक्टोज जो है हर जगह फिट बैठता है, और लैक्टोज को किंग ऑफ डाइल्यूएंट्स के नाम से जाना भी जाता है। और मेलार्ड रिएक्शन की बात करें तो लैक्टोज के साथ में एमिनो कंटेनिंग ड्रग और अल्कलाइन लुब्रिकेंट जब आपस में जुड़ते हैं, जब जाके ये टैबलेट को डिस्कलर करने का काम करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्यूरल्डिहाइड। और इस तरह की चीजें हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसको हमें जरूर से ध्यान में देना है। चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ द लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज के टाइप के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि तीन तरह के लैक्टोज होते हैं। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है हमारा बीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इस जगह पे मेंशन है कि वी डू नॉट अंडरगो द मेलियार्ड रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। कई बार इस चीज को हम लोगों ने डिस्कशन किया कि सिर्फ अल्फा और एस्प्रेड्राइड जो लैक्टोज होगा वही दोनों सिर्फ मेलार्ड रिएक्शन के अंडर में जाएंगे, बाकी बीटा लैक्टोज जो होता है वो मेलार्ड रिएक्शन के अंडर में नहीं जाता है। इस पार्ट को हमें ध्यान में देना है। एस्प्रेड्राइड लैक्टोज को हम लोग जेपारॉक्स के नाम से भी जानते हैं, इसका ब्रांड नेम है। और जो फ्लो चार्ट था, जो माइंड मैप था, उस जगह भी सेम चीजों को डिस्कशन भी किया गया हुआ है कि जेपारॉक्स इज द एस्प्रेड्राइड लैक्टोज। क्लियर है बेटा इतना? चलो अब हम लोग बात करते हैं सुक्रोज का। तो सुक्रोज के अलग अलग जो ग्रेड्स हैं, डाइल्यूएंट्स के रूप में तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, बाइंडिंग एजेंट के रूप में, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स के रूप में भी सुक्रोज का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया भी था कि अलग अलग इनके ग्रेड्स होते हैं। और आप में से ही किसी ने पूछा था सर ये ग्रेड क्या होता है। ग्रेड मतलब होता है क्वालिटी, ग्रेड मतलब होता है अलग अलग उनका जो फॉर्म होता है।
दैट इज नोन एज द ग्रेड। तो हम लोगों ने बात किया था कि सुक्रोज का कई सारा जो ग्रेड्स होता है एज ए डायलुएंट्स के रूप में, एज ए बाइंडिंग एजेंट के रूप में, एज ए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके ट्रिक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, ट्रिक को ध्यान में रखना। और ट्रिक है हमारा क्या, ट्रिक है हमारा डी एन और एस। डी फॉर हो जाएगा डिपैक, एन फॉर हो जाएगा नुटैब, एन फॉर हो जाएगा सुगर टैब। इसमें 97, इन पे 95, इसमें 93% ऑफ द सुक्रोज मौजूद होता है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आसानी तरीके से सुक्रोज और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, इनके जो ब्रांड नेम्स हैं, इनको आसानी तरीके से याद भी किया जा सकता है। एक और भी ट्रिक है डायनासोर। डायनासोर, डायनासोर करोगे डिपैग, नुटैब और सुगर टैब, डायनासोर ऐसे तरीके से याद हो जाएगा आपको, बहुत ही इजीली तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा। डुपैग, नुटैब और सुगर टैब, DNS, डुपैग, नुटैब और सुगर टैब। डायनासोर, डिपैग 97% ऑफ द सुक्रोज, नुटैब 95% ऑफ द सुक्रोज, 93% ऑफ द सुक्रोज, सुगर टैब, है ना। डायनासोर के नाम से याद कर लो या DNS के नाम से याद कर लो, या जो भी ट्रिक तुम्हें याद होता हो उस ट्रिक से आप याद करोगे आसानी तरीके से। सुगर बेस्ड, सुक्रोज बेस्ड सारे डायलुएंट्स आपको याद हो जाएंगे। बहुत सारे डायलुएंट्स हैं जो कि हमारे पहली कैटेगरी के अंडर में आते हैं, शुगर बेस्ड होते हैं। उनमें लैक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है और सुक्रोज के बेस पे डुपैग, नुटैब और सुगर टैब को हमें याद करना रहेगा। चलो क्वेश्चन बनाइए एक एक करके। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ लुब्रिकेंट है, डायलुएंट है, बाइंडर है या ग्लाइडेंट है, बताइए जल्दी से। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ लुब्रिकेंट, डायलुएंट्स, बाइंडर्स या ग्लाइडेंट्स, आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज MCC, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज जो है डायलुएंट की कैटेगरी में आएगा, डायलुएंट्स की कैटेगरी में आने जा रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज जो है तो वो क्या है हमारा, डायलुएंट की कैटेगरी में आएगा। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। Which of the following is not used primarily as the diluent in the tablet formulation? अनुज बहुत अच्छे, वेरी गुड। इनमें से कौन टैबलेट के डायलुएंट्स के रूप में यूज नहीं किया जाता? लैक्टोज, स्टार्च, डाई कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम स्टेरेट। मेरे ख्याल से बेटा इसको मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे डी आंसर दे रहे हैं। बेटा मैं बताऊं, डाई कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल एज ए डायलुएंट के रूप में किया जाता है, स्टार्च का यूज एज ए डायलुएंट्स के रूप में किया जाता है, लैक्टोज को तो किंग ऑफ डायलुएंट्स ही बोलते हैं। इसीलिए A, C और D ये तीनों के तीनों जो है डायलुएंट्स हैं। लेकिन मैग्नीशियम स्टेरेट जो है बेटा ये लुब्रिकेंट है, ये कहीं से भी डायलुएंट्स नहीं है। इसीलिए आंसर हमारा बी होगा, मैग्नीशियम स्टेरेट। बहुत ही आसानी सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे फंस से गए। बेटा ऐसे क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होने चाहिए। मैग्नीशियम स्टेरेट हमारा क्या है, एज ए डायलुएंट की तरह नहीं, लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल जो है किया जाता है। चलो अब आप पूछोगे सर ये ग्लाइडेंट्स क्या होता है, लुब्रिकेंट क्या होता है और एंटीहाइड्रेंट्स क्या होता है। आज की क्लास में ही इस पर से पर्दा हट जाएगा कि ग्लाइडेंट्स, लुब्रिकेंट और एंटीहाइड्रेंट्स इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बताऊंगा मैं भी। अभी फिलहाल तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलो क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is not a commercially available starch product? इनमें से कौन सा कॉमर्शियली अवेलेबल स्टार्च प्रोडक्ट नहीं है? STRX 1500, सेलुटैब, इमडैक्स और सुगर टैब। जल्दी से बनाइए, समझ के बनाइए। ज्योति बहुत अच्छे, मोहम्मद जावेद बहुत अच्छे, मयूरी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, खुशी, आदित्य बहुत अच्छे बेटा, गुड, स्नेहल, विकास वेरी गुड, प्रियंका, पवन, अरे बहुत ही आसान सा है बेटा, STRX 1500 है ना, स्टार्च है, सेल्यूटेब स्टार्च है, इमडेक्स स्टार्च है, डुपैग, नुटैब और सुगर टैब। बेटा ये तो सेलुलोज के प्रोडक्ट हैं। इससे अब अभी इतनी देर से बताया, डायनासोर को याद कर लो, DNS को याद कर लो। और बेटा अगर फिर भी ध्यान में अगर नहीं रखोगे तो ऐसे क्वेश्चन तो मिस्टेक होना लगभग तय है। तो A, B और C ये सभी स्टार्च है। डुपैग, नुटैब और सुगर टैब बेटा ये स्टार्च तो है नहीं, है ना। तो आसानी तरीके से बन जाना चाहिए आपको ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। Maillard reaction in tablet formulation may lead to the formation of which of the following compound that may causes the discoloration of the tablet, है ना। Maillard reaction में किस चीज की वजह से, बनने की वजह से टैबलेट का डिस्कलरेशन होता है? फॉर्मेशन ऑफ द फ्यूरल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ द एसीटोन, फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड फॉर्मेशन ऑफ द इथेनॉल। आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। फॉर्मेशन ऑफ द फ्यूरल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ द एसीटोन, फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड फॉर्मेशन ऑफ द इथेनॉल।
ऑब्वियसली है कि आप सभी का आंसर जो होगा कि फ्यूरल्डिहाइड के फॉर्मेशन होने की वजह से, फ्यूरल्डिहाइड के फॉर्मेशन होने की वजह से ही क्या होता है, टैबलेट का डिस्कलरेशन होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, है ना। जिन लोगों को पता होगा मेलार्ड रिएक्शन एमिनो कंटेनिंग ड्रग, लैक्टोज एज ए डाइल्यूएंट एमिनो कंटेनिंग ड्रग है और अल्कलाइन लुब्रिकेंट है, ऐसी जगह पे फ्यूरल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है और टैबलेट का डिस्कलरेशन होगा, जिनको हम लोग मेलार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बेटा इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। अगर टैबलेट से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां से क्वेश्चन आना लगभग ऐसा होता है कि आता ही आता है। ध्यान देना और इसको अच्छे से पढ़ लेना। आ जाइए, द फर्स्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज डिसइंटीग्रेंट इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन, इनमें से कौन सा टैबलेट जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एज ए डिसइंटीग्रेंट्स के रूप में, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, लैक्टोज, स्टार्च और डेक्सट्रोज के रूप में कौन होगा? खुशी, रामेश्वर, मोहम्मद, शादाब बहुत अच्छे, अनुज, नेहा बहुत अच्छे। आंसर इसमें क्या आने जा रहा है बेटा? स्टार्च। स्टार्च मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे बेटा कुछ ऐसे डाइल्यूएंट्स हैं और उनके प्रोप्राइटरी नेम है। जैसे हम लोग बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट इज द डाइल्यूएंट्स। ध्यान से देखिए, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज एज ए डाइल्यूएंट, इनको एवी सेल बोला जाता है, दुनिया का हर इंसान जानता है। इम्को सेल भी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है, वीवा सेल भी हमारा माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया एवी सेल। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, अब देखो कार्बोनेट है, याद करने के लिए कार्ब लगा हुआ है, कार्ब कार्ब है ना, कैल कार्ब, कार्ब मतलब क्या हो गया? कार्बोनेट, मिली कार्ब, फार्मा कार्ब मतलब हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जहां जहां कार्ब आएगा आसानी तरीके से याद कर सकते हो। अब आते हैं फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट डाइबेसिक कंपाउंड, फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट, है ना, तो इस तरह से करके ये भी याद आपसे हो सकता है। ट्राई बेसिक है, तो जहां पे लगा हुआ रहेगा ट्राई बेसिक, ट्राई ट्राई ट्राई, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मेरे ख्याल से इन चीजों को याद करना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। कैल्शियम फॉस्फेट ट्राई बेसिक, ट्राई कैप्स, है ना, ट्राई कैल, ट्राई टैब, तो आराम से आप इसको याद भी कर सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज इज आल्सो नोन एज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज को क्या बोलते हैं? सुगर टैब बोलते हैं, नुटैब बोलते हैं, इमडेक्स बोलते हैं, एबी सेल बोलते हैं? बताइए, इजी सा क्वेश्चन है। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज को क्या बोला जाता है? माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज को क्या बोलते हैं? सुगर टैब बोलते हैं, नुटैब बोलते हैं, इमडेक्स बोलते हैं या एवी सेल बोलते हैं? माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज इज आल्सो नोन एज एवी सेल, इट इज आल्सो नोन एज बेटा एवी सेल। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज को एवी सेल बोलते हैं, कई बार बता चुका, कई बार समझा चुका, अब हिम्मत, अब वो जवाब दे रहा है। डुपैक, नुटैब, सुगर टैब, एबी सेल, इम्को सेल, कई बार इन सारे ब्रांड नेम पे डिस्कशन हो चुका और मैंने बता भी दिया, कई बार इस जगह से क्वेश्चन आए हुए भी। आइए अगले क्वेश्चन पे। Which of the following is the brand name of the spray dried lactose? स्प्रे ड्राइड लैक्टोज इनमें से किसको बोलते हैं? रोसुवैस, जेपरॉक्स, कैलपॉल या पारापिल? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बेटा, फटाफट बताएं। Which of the following is the brand name of the spray dried lactose? रोसुवास, जेपरॉक्स, कैलपॉल और पैरापिल? आंसर क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा जेपरॉक्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आंसर क्या हो जाएगा? जेपरॉक्स। जेपरॉक्स इज द ब्रांड नेम ऑफ द स्प्रे ड्राइड लैक्टोज, बताया हुआ है पहले ही। चलो अब आप तो आप आ जाओ, कॉलम 1 के साथ में कॉलम 2 को मैचिंग करनी है। एक साइड में ब्रांड नेम है और दूसरे साइड में इनका कॉमन नेम है। हालांकि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, लेकिन इन सब जगह से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे एवी सेल को क्या बोलेंगे? स्टे आरएक्स 1500 को क्या बोलेंगे? इमडेक्स या सेलुटैब को क्या बोलेंगे? कैबोसिल को क्या बोलेंगे? मैक्रोगेल को क्या बोलते हैं? फटाफट से बताइए। माइक्रोगेल को तो मैं बता देता हूं, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल बोला जाता है। माइक्रोगेल को पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल्स के नाम से जानते हैं। एबी सेल माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, 1 का क्यू, अरे भैया एक तो ये तो ऐसे ही सीधा आंसर हो जाएगा, 1 का क्यू, 2 का पी, है ना, 3 का एस, 4 का टी, ठीक है, और 5 का आर, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो तो पहला जो एडिटिव एजेंट था वो था हमारा डाइल्यूएंट्स। तो अकेले डाइल्यूएंट से तो टैबलेट बनने वाला है नहीं। टैबलेट्स के साथ, डाइल्यूएंट्स के साथ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ
हमें दूसरा जो एजेंट बनाना, हमें इसमें ऐड करना होता है, वो होता है ग्रेन्युलेटिंग एजेंट्स। मतलब ग्रैन्यूल्स को बनाने के लिए जो पाउडरी फॉर्म हमारा मटेरियल है, उनको ग्रैन्यूल्स को बनाने के लिए हमें उस ग्रैन्यूल्स के साथ में मॉइस्चर को ऐड करना होता है, जैसे वाटर, जैसे स्टार्च, जैसे म्यूसिलेज। और एक बात बता दूं, क्वेश्चन में एसीटोन भी पूछा गया हुआ है। मतलब हमारा जो अल्कोहलिक पार्ट है, मतलब अल्कोहल और एसीटोन को भी इस्तेमाल करते हैं। अकासिया, ट्राइगोकैंथ, म्यूसिलेज, स्टार्च, इन सब में तो म्यूसिलेज ही होता है। इट मींस कि कुछ ऐसा चिपचिपा सा जो कि उसको बाइंडिंग करने का काम करे। बेटा आप इस चीज को तो समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना? ठीक है, आपको ये चीज तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें किसी चीज को जोड़ना हो तो उसके लिए हमें फेविकॉल की जरूरत होती है। अब आप ये कहोगे सर ये फेविकॉल क्या बोले? बेटा यहाँ पे जो पाउडर है, उस पाउडर को ग्रैन्यूल्स को बनाने के लिए, बाइंड करने के लिए हमें म्यूसिलेज चाहिए, कुछ ऐसा चिपचिपा सा चाहिए जो कि उसको बाइंड कर दे। जैसे ट्राइगोकैंथ है, स्टार्च है, अकासिया है, अल्कोहल है, ये सब क्या करते हैं? उनको बाइंडिंग करने का काम करते हैं। एंड सच एजेंट्स आर नोन एज द ग्रेनुलेटिंग एजेंट। आ गया बेटा समझ में? मिस्टर जितेश चौहान कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेटा यहाँ पे कुछ ऐसी बात ही नहीं हो रही है कि आपको समझ में आई नहीं। एक्चुअली आप समझना ही नहीं चाहते हो, इसलिए आपको समझ में आ नहीं रही हो। मान लो तुम्हें रोटियां बनानी हो घर में, मम्मी बनाती है घर में रोटियां, है ना? तो रोटियां बनाने के लिए क्या आटे से ही सीधा रोटियां बन जाती है कि आटे में कोई पानी वानी भी डालते हो? सोच के देखो बेटा कि अगर तुम्हें रोटियां बनानी हो तो तुम क्या आटे से रोटियां बना लोगे? नहीं बना सकते। आटे में पानी डालना होगा, उसको गूंथना होगा, उसकी लोई बनाओगे, तब जाके तुम्हारा रोटी बनेगा। उसको बेलोगे फिर रोटी बनेगी। उसी तरह से टैबलेट को बनाने के लिए क्या पाउडर से टैबलेट बन जाएगा? क्या पाउडर को कंप्रेस करके टैबलेट बना लोगे? क्या नहीं बनेगा। आपने पाउडर के साथ, पाउडर मतलब क्या हो गया? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और डायलुएंट्स, दैट इज द पाउडर। पाउडर के साथ साथ तुम उसमें मॉइस्चर डालोगे ना, उसको गूंथोगे ना, उसकी लोई बनाओगे ना, उसके ग्रैन्यूल्स बनाओगे ना, ग्रैन्यूल्स बना के छोटे छोटे जो ग्रैन्यूल्स आएंगे, मशीन में जाके उसको कंप्रेस करोगे ना, तब तो जाके तुम्हारा टैबलेट बनेगा। ऐसे घर में हम लोग ऐसे बहुत सारी चीजें बनाते हैं खाने पीने की, जो इसी प्रोसेस के थ्रू बनता है। इसमें समझने का क्या है बेटा? अगर ये चीज भी नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब है बेटा कि आपका लेवल बहुत ही जीरो में भी जीरो है ना? और आप एक्सपेक्ट मत करो कि हम कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना? अगर आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो कि हम फाइन पार्टिकल्स और ये ग्रैन्युलेटिंग एजेंट्स को जोड़ के ग्रैन्यूल्स बनाते हैं और इन ग्रैन्यूल्स को जोड़ के हम टैबलेट बनाते हैं, तो बेटा आप सिलेक्शन की उम्मीद तो कैसे कर रहे हो अपनी? इतना नहीं समझ में आ रहा है तो अगर हम अपने घर में रोटियां बनानी है तो बेटा पाउडर, आप अपने आटे में पानी मिलाओगे ना, पानी मिलाओगे तब तो उसको गूंथ के उसकी लोई बनाओगे। तो वही चीज तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ग्रेनुलेटिंग एजेंट मतलब हमारे फाइन पाउडर के साथ में मॉइस्चर को ऐड करो, पानी को ऐड करो, म्यूसिलेज को ऐड करो, अल्कोहल को ऐड करो, एसीटोन को ऐड करो, तब तो जाके तुम्हारी वो लोई बनेगी। लोई बनेगी तो ग्रैन्यूल्स बनेगी, ग्रैन्यूल्स को सुखा के छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स बनाओ, फिर उसको कंप्रेस करके टैबलेट बनाओ। इसमें समझने का ऐसा क्या है बेटा? पता नहीं, मेरे को नहीं समझ में आता बेटा कि आपके पढ़ाई का लेवल क्या है। आई डोंट नो। मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों में इतना ज्यादा सर खपाने की जरूरत भी होनी चाहिए। बाइंडिंग एजेंट और ग्रेनुलेटिंग एजेंट एक ही जैसे हैं। बाइंडिंग एजेंट और ग्रेनुलेटिंग एजेंट एक ही जैसे हैं। दोनों जो है मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब आ जाओ ये बाइंडर और एडेटिव्स, है ना? लड्डू बनाना है बेटा, सिंपल सी चीज है, लड्डू बनाने का काम होना है ना? अब हलवाई लेके बैठा है बेसन का वो सारा मिक्सचर लेके। अब आ जाओ बाइंडर्स मतलब होता है बाइंड करने वाला। वही जो मैंने बताया कि पानी में हमें म्यूसिलेज जाना है, तो वही ये ग्रेनुलेटिंग एजेंट जैसे ही है, बाइंडिंग एजेंट जैसे ही है, जिसमें स्टार्च आता है, ट्राइगोकैंथ आता है, सुक्रोज आता है, अकासिया आता है, जेलेटिन आता है, सेलुलोज के डेरिवेटिव्स आते हैं। ये बाइंडर भी दो तरह के होते हैं, ऐसे बाइंडर जो सॉल्यूशन वाले हो, ऐसे बाइंडर जो सूखे वाले हो। ड्राई बाइंडर में सेलुलोज के डेरिवेटिव्स आते हैं, क्रॉस लिंक, पॉलीविनाइल, पायरोलिडीन आते हैं, और सॉल्यूशन बाइंडर्स के अंदर में स्टार्च, ट्राइगोकैंथ, सुक्रोज, अकासिया और जेलेटिन आते हैं। इनका काम होता है उन पाउडर मटेरियल को जोड़ना। मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि बेटा एपीआई का अमाउंट थोड़ा है, डायलुएंट्स उसके बल्क को बढ़ाता है, लेकिन उसको जोड़ना भी तो है। जोड़ने के बाद में जब टैबलेट स्टोमक में जाएगा तो उसको टूटना भी चाहिए, इसीलिए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स भी ऐड करते हैं। मतलब अगला जो एजेंट आने वाला है, दैट इज वन इज द डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। उससे पहले एमसीक्यू बना लो। Which of the following is not used as the binding agent? बेटा इसको इसको याद करने में ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ट्राइगोकैंथ है, अकासिया है। अच्छा आपने भी बबूल का पेड़ देखा होगा, तो बबूल के पेड़ से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? बबूल पे अगर इंसीजन कराओगे तो चिपचिपा चीज आएगा। चिपचिपा जो चीज है वो बाइंडर है ना? अब इसको बना लो, आ जाएगा। याद करने की कोई खास बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, इजीली तरीके से हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट यूज्ड एज द बाइंडिंग एजेंट? सीएमसी, इथाइल सेलुलोज, टॉल्क या गम? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये टॉल्क जो है हमारा बाइंडिंग एजेंट नहीं है। बाकी जो ये गम है, ये सब जो है हमारे चिपचिपे टाइप के हैं, म्यूसिलेज टाइप के हैं, बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे।
The following compounds are used as the binders and adhesives except. Which of the following compounds are used as the binders and adhesives except? इनमें से कौन सा एडेटिव्स या एडहेसिव्स या बाइंडर नहीं है? आकाशिया कोई भी देख के समझ जाएगा यार, एक छोटा सा बच्चा देख के समझ जाएगा, पहला 12वीं क्लास का बच्चा भी होगा ना, बोलेगा सर आकाशिया तो चिपचिपा है, जेलेटिन चिपचिपा है, सेल्यूलोज के डेरिवेटिव सभी चिपचिपे हैं, तो एस्टेरिक एसिड तो होगा ही नहीं। आंसर क्या होगा? सी। और तुम में से तो सभी लोगों का आंसर जो है सी आ भी रहा है। इसका मतलब है तुम्हें चीजें समझ में आ रही है कि चल क्या रहा है। एस्टेरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अयान, आदित्य, पवन, जावेद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, विकास, गुड। चलो बढ़िया, इन्हीं चीजों को समझना है। Which of the following is used as the solution binder? इनमें से कौन सा सॉल्यूशन बाइंडर है? टॉल्क है, स्टार्च है, सेलुलोज है या कैवलिन है? सॉल्यूशन बाइंडर के रूप में स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है ना? बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलो अगला पार्ट आते हैं हम लोग, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट मतलब होता है कि टैबलेट जब हमारा बाइंड हो गया, तो ऐसे एजेंट्स जो उन टैबलेट को स्टोमक में जाने के बाद टूटने में हेल्प करे, उनको ब्रेकआउट होने में हेल्प करे, क्योंकि जब तक उस टैबलेट का ब्रेकआउट नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, तब तक जो है ड्रग हमारे सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, जैसे स्टार्च है, एल्जेनिक एसिड है, डोकोसेट्स है ना, मैग्नीशियम अल्मोनेट, सिलिकेट है, पोलैक्रिन पोटेशियम है, दीज ऑल आर द डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। और इन डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे एल्जेनिक एसिड, सेलुलोज के डेरिवेटिव्स हैं, क्रॉस क्रमिलोज सोडियम है, क्रॉस पोमिडोन। मतलब आप लोगों ने सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का नाम भी सुना होगा, और मैंने बताया भी था सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का मतलब ऐसा होता है कि जो कि बहुत ही कम समय में हमारे टैबलेट को डिसइंटीग्रेट कर दे। सच आर नोन एज द सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। सुपर मतलब बहुत अच्छा, तोड़ने वाले में भी अच्छा तोड़ने वाला, मॉडिफाइड स्टेरिक, कम समय में ब्रेक डाउन करने वाला, मॉडिफाइड स्टार्च, मॉडिफाइड सेलुलोज, मॉडिफाइड पॉलीविनाइल पैरिडोन, पोलैक्रिन पोटेशियम, सोडियम स्टार्च, ग्लाइकोलेट, क्रॉस कार्मेलोज सोडियम, क्रॉस पोमिडोन और पोलैक्रिन पोटेशियम, ये सभी के सभी हमारे क्या है? सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स के एग्जांपल हैं। इन सब जगह से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इनको सीधा याद आपको कर लेना चाहिए। मैंने पहले भी बताया हुआ है बेटा आप लोगों को कि स्टार्च, अकेला स्टार्च और सेलुलोज हर कैटेगरी में आपको दिख जाएगा, एज ए बाइंडिंग एजेंट, एज ए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में भी, एज ए डाइल्यूएंट के रूप में भी। और मैंने बताया था इनकी अलग अलग जो ग्रेड्स होती है उनका इस्तेमाल होता है, उसी की वजह से आपको हर कैटेगरी में आपको ये दिख जा रहा होगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये सोडियम स्टार्च, ग्लाइकोलेट, क्रॉस कार्मेलोज सोडियम, क्रॉस प्रोमिडोन और पोलैक्रिन पोटेशियम, दे ऑल आर द सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। पहला नंबर पे आया था डाइल्यूएंट्स, दूसरे नंबर पे आया क्या? दूसरे नंबर पे क्या आया बेटा हमारा? सेकंड नंबर पे आया ग्रेनुलेटिंग एजेंट, तीसरे नंबर पे आया बाइंडिंग एजेंट मतलब जोड़ने वाला, और चौथे नंबर पे क्या आ गया बेटा हमारा? चौथे नंबर पे दैट इज द डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेट करने वाला, और इसमें भी सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। क्लियर है? ब्रांड नेम बेटा हर जगह को याद कर पाना पॉसिबल है नहीं, है ना, बहुत सारे ब्रांड नेम है, और इनमें से जो इंपॉर्टेंट ब्रांड नेम है, जैसे एवीसेल है, इम्कोसेल है, इमडेक्स है, सेलुटेब है, एसटीआरएक्स 1500 है, तो कुछ कुछ ऐसे ब्रांड नेम है जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। क्वेश्चन को बनाओगे तो धीरे धीरे आपके वो सॉल्व होते चले जाएंगे, इसलिए परेशान मत होइए। क्लियर बेटा इतना? बहुत सारे टेबल हैं ऐसे, और ऐसे हर किसी को याद कर पाना हर किसी के लिए पॉसिबल है नहीं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा लुब्रिकेंट, एंटीहाइड्रेंट्स और ग्लाइडेंट्स की। किसकी? लुब्रिकेंट, एंटीहाइड्रेंट्स और ग्लाइडेंट्स की। इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनिएगा और एक ही बार में क्लियर करने की कोशिश करिएगा। जब हमें टैबलेट बनाना होता है तो टैबलेट हम लोग ग्रैन्यूल्स के हेल्प से बनाते हैं, मतलब ग्रैन्यूल्स को हॉपर में डाल दिया और हॉपर से ग्रैन्यूल्स निकल के आता है, डाई और पंच के बीच में जाता है और कंप्रेस होकर टैबलेट बन जाता है। आप में से बहुत सारे लोग गेहूं पिसाने के लिए मिल में भी गए होंगे, मम्मी ने बोला होगा, घर से बोला होगा कि बेटा जाके ये गेहूं पिसा के लेके आ जाओ, आप लोग गए भी होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूं पिसने वाला जो होता है, मिल वाला जो होता है, बार बार हॉपर में हाथ डाल रहा होता है, आटा चक्की। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर लंबे समय तक एक ही जगह पे चीजें आ जाती हैं तो वो क्लॉगिंग का काम करती है, आपस में एक दूसरे से चीजें चिपक जाएंगी। उसी तरह से जब हम ग्रैन्यूल्स को हॉपर में डालते हैं, पाउडर डालते तो और ही जल्दी चिपक जाता। अब हमने क्या किया, पाउडर को ग्रैन्यूल्स में बना के डाला,
ग्रैन्यूल्स को डालने के बावजूद भी ग्रैन्यूल्स आपस में चिपक जाएंगे, हो सकता है चिपक के क्लॉगिंग करके जहां से उसका होल है निकलने का वहां से चीजें आ ही नहीं रही हैं या धीरे धीरे आ रही हैं, तो टैबलेट जो है हमारा छोटे साइज का बनने लगेगा और एक बार में अगर वो ज्यादा आ गया तो हो सकता है बड़े साइज का बनने लग जाएगा। इसीलिए हमारे लिए फ्लो बहुत ही अच्छी होना चाहिए। और ग्लाइडेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि दो पार्टिकल के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। डायग्राम भी बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से समझ जाना एक वही बार में। ग्लाइडेंट्स हम लोग एक ही ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो दो ग्रैन्यूल्स के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इन तीनों का काम होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है बता रहा हूं। सबसे पहला है ग्लाइडेंट्स। ग्लाइडेंट्स का काम होता है दो पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करना ताकि फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी हो सके। आ गया समझ में सबको ग्लाइडेंट्स? आगे बेटा वो समझ में सबको ग्लाइडेंट्स? दो पार्टिकल के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने वाला ग्लाइडेंट्स कहलाता है। आ गया सबको समझ में? दो पार्टिकल के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने वाला ग्लाइडेंट्स कहलाता है। आ गया सबको समझ में? चलो अगला समझाऊंगा, अभी अगला समझाने वाला हूं। सबको समझ में आ गया? चलो अगला जो है हमारा वो है लुब्रिकेंट। ठीक है, अब जैसे देखो जो वो ग्रैन्यूल्स है वो ग्रैन्यूल्स हमारे डाई और पंच में आए, डाई में जाएगा ना और पंच ऊपर से प्रेस होगा और फिर वो डाई से बाहर आएगा। तो लुब्रिकेंट का काम क्या होता है, डाई का वॉल, ध्यान से सुनना, डाई का वॉल और टैबलेट के वॉल के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने वाला जो है यही लुब्रिकेंट होता है। हम अपने घर में जब मेहमान आते हैं पूड़ियां बनाते हैं तो आटे की लोई के साथ ऑयल को हम चिपका के फिर उसको ऐसे डाल के फिर हम उसको बेलते हैं, करते नहीं करते? और इजीली तरीके से वो रिमूव हो जाता है अपने सरफेस से, क्योंकि वहां पे ऑयल है, चिकनापन है, लुब्रिकेंट्स है। तो जो ग्रैन्यूल्स डाई में जाएगा और ऊपर से पंच आके ऐसे प्रेशर होके आएगा, तो टैबलेट का वॉल और डाई का वॉल, इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करना ताकि टैबलेट आसानी से बाहर आ जाए, इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन को जो रिड्यूस करता है दैट इज नोन एज द लुब्रिकेंट। ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही मिन्यूट सी चीज है, दिमाग को चंचल मत बनाओ, एकदम से शांत करो। टैबलेट का जो बनाने समय जो ग्रैन्यूल्स है वो ग्रैन्यूल्स हमारे डाई में गया, पंच लगा, ठीक है, और टैबलेट बन गया, लेकिन टैबलेट को डाई के वॉल से बाहर आना है, ठीक है, तो वहां पे टैबलेट के वॉल के बीच का फ्रिक्शन और डाई के वॉल के बीच का फ्रिक्शन को रिड्यूस करने वाला यही लुब्रिकेंट होता है। बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। आ गया समझ में? लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को कम करता है। आ गया समझ में या नहीं आया समझ में? 5-6 बार तो बोल दिया मैं। ग्लाइडेंट्स का काम होता है दो पार्टिकल के बीच का फ्रिक्शन रिड्यूस करना। लुब्रिकेंट का काम होता है डाई का वॉल और टैबलेट का वॉल के बीच के में फ्रिक्शन करना। अब तुम्हें पूड़ियां बनवा के दिखवा दिया कि बेटा मम्मी पूड़ियां बनाती है, तो जिस सरफेस पे वो पूड़ियों को बेलती है ऐसे ऐसे करके वहां पे ऑयल को लगा दिया जाता है ताकि आसानी तरीके से वो निकल जाए, चिपके ना। ठीक है, अरे पहले लुब्रिकेंट तो समझ जाओ, फिर तो एंटी हेड्रेंट्स बताएंगे। अभी तो ग्लाइडेंट्स सब बताया था, ग्लाइडेंट सबको समझ में आ गया, लुब्रिकेंट सबको समझ में आ गया। अब आ जाओ एंटी हेड्रेंट्स। ठीक है, एंटी हेड्रेंट्स जो है ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो पंच और डाई के बीच का फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो मान लो तो तुमने डाई का वॉल और टैबलेट का वॉल का तो फ्रिक्शन रिड्यूस कर दिया, जो मम्मी जो पूड़ियां बना रही होती है तो क्या वो सरफेस ही होता है, जो ऊपर जो वो बेलन होती है जिससे बचपन से मार खा रहे होते हैं, है ना, बेलन से तो मार खाते हो मम्मी से, तो वो जो बेलन है उस बेलन के सरफेस में भी कुछ ना चिपक जाए, मतलब जो पंच आएगा तो वो पंच में भी कुछ पार्टिकल नहीं चिपकना चाहिए। तो पंच के वॉल का और डाई के वॉल का बीच का फ्रिक्शन को रिड्यूस करने वाला यही एंटी हिस्टेरिक है। तीनों एक ही चीज, बोलने का तो एक ही चीज है कि तीनों का काम होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, लेकिन इन तीनों में भी कैटेगरी है। ग्लाइडेंट्स रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, lubricant reduces the friction between the die wall and tablet wall, and antihydrant reduces the friction between the punch wall and die wall। बहुत ही आसानी से है ना। तो बेलन से वो नहीं खाए हो, चप्पल से खाए हो। अब बेटा अब तुम्हारी क्या किस्मत में बेलन वो नहीं लिखा था तो मैं क्या बताऊं, चप्पल ही लिखा था तो चप्पल ही सही। मैं क्या कर सकता हूँ बेटा बताओ, अगर तुम्हारी किस्मत में बेलन नहीं लिखा चप्पल ही लिखा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, है ना। चलो आगे समझ में तीनों। मैंने किस चीज से खाई है बेटा बता नहीं सकता, तो बेइज्जती होगी बहुत ही बुरी, है ना, कि मास्टर साहब भी मार खाए हुए हैं अपनी मम्मी से खूब, है ना, खूब कुटाई हुई है ना। अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली मैं बोलते बोलते इमोशनल हो जाऊंगा क्योंकि मैं अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, और अनफॉर्चुनेटली जो 3 साल पहले, आज मतलब आज तो ये चौथा साल हो गया, कैंसर की वजह से, लीवर कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही यंग थी, 60 ईयर ओल्ड, और उनकी
लीवर कैंसर की वजह से डेथ हो गई। मतलब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा ऐसा टाइम भी आएगा कि लाइफ में हर चीज होगा लेकिन मां नहीं होगी, है ना। तो माँ का जो प्लेस है शायद वो लाइफ में सबसे अनमोल प्लेस होता है। और हर रिलेशंस में मिलावट हो सकती है लेकिन माँ के रिलेशन में कभी भी कोई मिलावट हो ही नहीं सकती, है ना। माँ का जो रिलेशन होता है बहुत ही प्यारा, और किसी भी मतलब एक होता है ना कि किसी भी क्या बोल सकता हूँ मैं, तो होपफुली कि आप समझ सकते हो, है ना। तो आइए हम लोग आगे क्या करते हैं, लुब्रिकेंट, एंटीहाइड्रेंट्स और ग्लाइडेंट्स, आप इन तीनों पॉइंट्स को इजीली तरीके से समझ सकते हो। और समझने के लिए